विजापुर गांव में अश्विन नाम का एक धनवान साहूकार रहता था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वो हमेशा लोगों की निंदा करता और सभी लोगों को अपने से कम समझता था। उसे लॉटरी के टिकट खरीदने की आदत थी। उसी गांव में संजय नाम का एक धोबी रहता था। वो हर रोज झील के पास कपड़े धोकर सुखाता और घर जाकर उन कपड़ों को प्रेस करता था। एक दिन संजय मैले कपड़े लेने अश्विन के यहाँ आता है। अश्विन जी, आपने पहनी हुई ये कमीज बहुत बढ़िया है। कितने की है? और अगर कोई पुराना जीन्स हो तो मुझे दीजिए ना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जीन्स नहीं पहना है। ये कमीज 5,000 का है। तुम इस जन्म में भी नहीं खरीद सकते। तुम्हारी हैसियत तो धोती पहनने की भी नहीं और तुम्हें जीन्स चाहिए। यही फर्क है धनवान और गरीब में। जाओ जाओ, कोई जीन्स वीन्स नहीं है मेरे पास। संजय को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से अपने घर चला आता है। वहां उसे अश्विन के कपड़ों में एक लॉटरी का टिकट मिलता है। ये लॉटरी का टिकट उस कमीने का ही होगा। पैसे का कितना घमंड है उसे। हे भगवान, ये लॉटरी का टिकट मुझे ही लगा देना। तुम्हें 100 नारियल चढ़ाऊंगा और मैं 100 जींस खरीद कर पहनूंगा। इस टिकट को लॉटरी लगेगी कि नहीं, ये तो मुझे शिवा बाबा ही बता सकते हैं। ये सोचकर वो शिवा बाबा के पास जाता है। बाबा को प्रणाम करता है। बाबा जी, इस लॉटरी के टिकट को इनाम मिलेगा कि नहीं, जरा देखकर बताओगे क्या? तुम्हें तो पता है बेटा, मैं बिना दक्षिणा के कुछ भी नहीं बोलता। पहले उस दान पेटी में 1,000 रुपए डाल दो, तब मैं तुमसे बात करूंगा। संजय ने उस दान पेटी में 1,000 रुपए डाल दिए। बाबा ने टिकट देखा और कहा, अरे बेटा, इस टिकट पर 9, 6, 3, 5, 8 लिखा है। कुल मिलाकर 31 हो जाते हैं और 3 और 1 मिलाकर 4 होते हैं। तुम्हारा लकी नंबर 5 है। मैं तुम्हारी कुंडली जानता हूँ बेटा, इसीलिए बोल रहा हूँ। तुम लॉटरी का नंबर 9, 6, 3, 5, 9 लेकर आओ। ये तुम्हारा लकी नंबर है। तुम्हें इस नंबर से 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। जाओ बेटा, लॉटरी का ये वाला नंबर लेके आओ। ओम नमः शिवाय। भैया, सुबह आपने गलती से मुझे ये टिकट दिया था। मुझे आप अगला नंबर वाला टिकट दोगे क्या? ये वापस ले लो और चाहो तो इसके बदले में मैं 100 रुपए ज्यादा दे सकता हूँ। ये कहकर संजय ने पैसे और टिकट लॉटरी वाले को दे दिया। क्यों भाई संजय, तुम भी इस न्यूमेरोलॉजी में विश्वास करते हो क्या? ठीक है, ये लो अगले नंबर के लॉटरी का टिकट। दुकानदार ने संजय को लॉटरी का टिकट दे दिया। संजय गांव आकर खूब खुशी में नाचने लगा। ये देखकर सभी गांव के लोग अचरज से उसे देखने लगे। क्यों भाई, सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? आज से मैं अमीर बन जाऊंगा और अब से मुझे आप लोगों के बदबूदार कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सबको मैं 1-1 हजार रुपए भी दूंगा। अब जाओ, अपनी गंदी शक्ल लेकर निकलो यहाँ से। इधर अश्विन की एक आदत होती है। जो भी लॉटरी के टिकट का नंबर होता है उसे एक बोर्ड पर लिख कर रखना और दूसरे दिन उसे चेक करना। अगले दिन न्यूज़पेपर में वो बारीकी से देखने लगा और नंबर मिलाने लगा। अरे ये क्या, मैंने पहला इनाम जीत लिया है। मैंने पहला इनाम जीत लिया है। अरे भाग्यवान, जरा मेरा कमीज लेके आना, उसमें लॉटरी का टिकट है। अरे कल संजय आया था तो मैंने उसे वो कमीज धोने को दे दिया। हे भगवान। ये कहकर अश्विन संजय के घर की ओर भागा। मेरा कल का लॉटरी का टिकट कहाँ पर है? संजय, सच सच बताओ। वो लॉटरी का टिकट मेरे पास ही है। आप हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाते हो, इसलिए ये बात मैंने आपको नहीं बताई। संजय, निकालो वो टिकट, उसे 1 करोड़ का इनाम लगा है। मुझे पता ही था कि उस लॉटरी के टिकट को इनाम लगेगा। बाबा ने कहा था। मगर आप मुझे उसमें से क्या दोगे? मैं तो गरीब हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें लॉटरी का आधा हिस्सा दे दूंगा, मगर मेरे कपड़े भी तुम्हें ही धोने पड़ेंगे। हाँ अश्विन जी, मैं सिर्फ आप ही की कमीज धोऊंगा और किसी की कमीज नहीं धोऊंगा। ये लीजिए आपका लॉटरी का टिकट। 9, 6, 3, 5, 9। ये तो मेरा टिकट नहीं है। आपने सही पकड़ा है साहब, ये वो वाला टिकट नहीं है। मुझे शिवा बाबा ने कहा था कि वो नंबर बदल कर लाओ और ये नंबर ले लो, और बस मैंने लॉटरी का टिकट बदल दिया। अरे कमबख्त, तूने लॉटरी लगा हुआ टिकट बदल दिया है और ये बेकार का टिकट लेके आया है। अब काहे की लॉटरी? तेरी वजह से मेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये कहकर अश्विन जी ने संजय को खूब मारा। अरे रुकिए अश्विन जी, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। जैसे आपने मेरी धुलाई की है वैसे ही मुझे भी किसी और की धुलाई करनी है। पूरी जिंदगी खराब कर दी है उसने। आप चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो उसकी धुलाई करने। अश्विन और संजय दोनों शिवा बाबा के पास जाते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। शिवा बाबा गांव छोड़कर चले जाते हैं और संजय फिर से अपने कपड़े धोने के काम में लग जाता है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पाखंड से दूर रहना चाहिए और किसी और की वस्तुओं पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। मुकेश गोलेवाला श्रीरामपुर में सबका चहीता था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उसके आने का इंतजार किया करते थे। माँ, मुकेश काका कब आएंगे? अभी समय है, आ जाएंगे। और जैसे ही मुकेश गांव आता तो सारे बच्चे उसकी ओर भागने लगते। मुझे लाल गोला चाहिए। मुझे पीला। मुझे हरा। काका, मुझे लाल और हरा दोनों चाहिए। अभी देता हूँ, ये लो। मुकेश हंसते खेलते सभी बच्चों को गोले खिलाया करता था। रोज सुबह मुकेश आइस फैक्ट्री जाता था। अरे लल्लन भैया, आज मुझे अपना वही फिल्टर किए हुए पानी वाला 10 किलो बर्फ दे दो। हाँ हाँ, दे देता हूँ, लाओ 100 रुपए। क्या भैया, हर दिन दाम बढ़ाते ही रहते हो? अब मैं क्या करूँ, महंगाई इतनी बढ़ गई है और पानी फिल्टर करने में भी बहुत खर्चा आता है। तुझे कितनी बार बोला है कि सस्ता वाला बिना फिल्टर किए हुए पानी का बर्फ ले ले, लेकिन तू मानता ही नहीं। नहीं भाई, चाहे मैं कम कमाऊं, लेकिन ग्राहकों की सेहत अच्छी रहना जरूरी है। अब तेरी मर्जी। मुकेश लल्लन को 100 रुपए दे देता है और 10 किलो फिल्टर किए हुए पानी का ही बर्फ खरीद लेता है। अब वहां से मुकेश गांव में गोला बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में अलग अलग जगह रुककर गोले बेचा करता था, लेकिन जहां भी वो रुकता लोग उसकी ओर दौड़े चले आते थे। कभी कभार मुकेश अपने बेटे विनोद को भी अपने साथ गोला बेचने ले जाया करता था। समय बीता गया और मुकेश बूढ़ा हो गया और अब हर दिन मुकेश और विनोद साथ ही गोला बेचते थे, क्योंकि मुकेश में गोले की गाड़ी ढकेलने की ताकत नहीं रही थी। अब लगता है कुछ दिनों में तुम्हें अकेले ही ये व्यापार संभालना होगा। बाबा, मैं तो कब से आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा आराम कर लो। अब आज का एक दिन और तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर तुम ही संभालो। वो दोनों आइस फैक्ट्री गए और वहां से बर्फ खरीदा और फिर रोज की तरह गोला बेचने निकल पड़े। मुझे एक नारंगी गोला दो। एक काला खट्टा शरबत बना दो। दिन भर घूम घूम कर थक हार के दोनों घर पहुंच गए। कल से तुम अकेले जाओगे, सब अच्छे से संभालना। हाँ बाबा, इतने दिनों से तो सीख रहा हूँ, सब संभाल लूंगा। ठीक है। अगले दिन विनोद अकेले ही गोले की गाड़ी लेकर निकल पड़ा। वो पहले आइस फैक्ट्री पहुंचा, वहां से बर्फ खरीदी और फिर गांव की ओर निकल पड़ा। उसका दिन आम दिन की तरह ही था। अगले दिन वो वापस आइस फैक्ट्री पहुंचा। मतलब अब तुमने काम संभाल ही लिया? हाँ काका, अब बाबा को आराम की जरूरत है। वो तो है। अच्छा, तेरे बाबा को समझा समझा के थक गया, लेकिन वो नहीं माना। क्या काका? यही कि सस्ता बिना फिल्टर वाले पानी का बर्फ ले, मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन वो ठहरा ईमानदार। मेरी बातें उसके कानों तक ही नहीं पहुंची। अच्छा, सस्ता वाला बर्फ कितने का है? 5 रुपए किलो। मतलब दुगना मुनाफा। हाँ, यही तो समझा रहा था उसे। ठीक है काका, आज आप मुझे वही बर्फ दीजिए। विनोद ने सस्ता वाला बिना फिल्टर किए हुए पानी का बर्फ खरीद लिया। रोज की तरह वो गांव में गोले बेचने निकल पड़ा। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी ने गोले और शरबत खरीदी। विनोद खुश था क्योंकि उसका मुनाफा दुगना हो चुका था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन एक फूड इंस्पेक्टर विनोद के गाड़ी के पास आया। उसने 2 गोले खरीदे और अपनी कार में जाकर उनका टेस्ट करने लगा। इंस्पेक्टर ने उस बर्फ के पानी में बहुत सारी अशुद्धियां पाई। उसे उसमें कुछ बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया भी नजर आए। फिर उस कार से इंस्पेक्टर के साथ 2-3 पुलिस वाले उतरे। उन्होंने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। साहब मेरी क्या गलती है? दूषित और बिना फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करता है, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करता है और पूछता है मेरी क्या गलती। पुलिस वालों ने विनोद को जेल में डाल दिया और वो फूट फूट कर रोने लगा। विनोद को समझ आ गया था कि क्यों उसके बाबा महंगा और फिल्टर किए हुए पानी का ही बर्फ खरीदते थे। दुगने मुनाफे के लालच में उसे सजा हो गई। इसीलिए लालच से दूर रहना ही भला है।